नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ऑन द 12th ऑफ जनवरी 2015 अपना प्रोग्राम शुरू करता हूं। पहले अपनी अनाउंसमेंट्स के साथ जो हमारे इस वीक का शेड्यूल होगा। आज तो सारा दिन फिजली में गुजरा, बहुत बिजी दिन गुजरा था। कल का दिन इंशाल्लाह गैंडसेल ऑफिस में इल्फर्ड में होगा। उसके बाद वेंसडे को मुलाकात होगी लोगों से साउथ हॉल ऑफिस में, और थर्सडे को हमारी इंशाल्लाह मैनचेस्टर में मुलाकात होगी लोगों से। और फ्राइडे का प्रोग्राम यही है कि हम दोबारा फिंचली ऑफिस में, हेड ऑफिस में लोगों से मिलेंगे। ये तो इस हफ्ते का प्रोग्राम हो गया। साथ साथ ये बताता चलूँ, बर्मिंघम के लिए काफ़ी कॉल्स आ रही थी, तो मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते बर्मिंघम में मुलाकात होगी लोगों से। अगले हफ्ते थर्सडे को इंशाल्लाह लोगों से बर्मिंघम में मुलाकात होगी। सो अगर आप वहाँ पे मिलना चाहते हैं तो अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। आप हमें फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब चलते हैं कुछ जो अपडेट्स की हम बात किया करते हैं, और कुछ जो कंटिन्यूअस चीज़ें चल रही हैं लॉ के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। अपडेट तो ऐसा मेरे पास कोई नहीं है कि जिसका मैं आपके साथ आज जिक्र कर सकूं, लेकिन जब मैं बैठ के पूरा पिछले साल का एक रिव्यू कर रहा था कि पिछले साल में हमने कैसा काम किया, इमिग्रेशन के अंदर कैसी कैसी चेंजेस आई, लोगों की किस तरह की एप्लीकेशंस कामयाब हो रही हैं, किस तरह की एप्लीकेशंस नाकाम हो रही हैं, कौन से लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और कौन कौन से बेसिकली हमने इमिग्रेशन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ को अपने लिए एक तरह से आइडेंटिफाई किया है कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और उसमें जो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग मुश्किल में नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर आए, जिनको अब आए हुए हो सकता है किसी को 2 साल हुए, किसी को 3 साल हुए, किसी को 5 साल, 7 साल, 8 साल भी हो गए। आज एक साहब आए, उनको 8.5 साल यूके में गुजर चुके हैं, जो उन्होंने सारा एज ए स्टूडेंट टाइम गुजारा, और उनको अब ये फिक्र है कि जी मेरे 10 साल कैसे कंप्लीट होंगे, क्योंकि मैं अब 10 साल कंप्लीट करने वाला हूँ, और उसके अंदर अगर मुझे वो इंडेफिनिट लीव नहीं मिलती तो ये 8.5 साल की मेहनत मेरी सारी ज़ाया जाती है। कई लोग आते हैं जो स्टूडेंट्स कैटेगरी के अंदर ही होते हैं, जिनको प्रॉब्लम हुई हुई है किसी कोर्स की वजह से, जिस तरह से टॉइक का मसला एक अब तो आम तौर पे मेरा ख्याल है हर कोई ही जानता है कि टॉइक एग्ज़ाम का क्या मसला हुआ, जिसके अंदर के लोगों ने वो टेस्ट उस वक्त कर लिए, गलतियाँ की या जानबूझ के किया, जो कुछ भी था। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं, परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके वो फंस गए और उन्होंने वो टॉइक का एग्ज़ाम कर दिया, जिसमें कि जहाँ पे वो पकड़े गए, और अब ये पता चल रहा है कि जी उनके पकड़े जाने के बाद अब उनकी लीव कर्टेल कर दी जाती है, उनकी पिछली लीव भी ख़त्म कर दी जाती है, और उनको कह दिया जाता है कि जी अब आपको यहाँ पर राइट ऑफ अपील भी नहीं मिलेगा और आप यहाँ से वापस चले जाइए। ये भी एक मुश्किल कैटेगरी आ रही है। अब ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर हर बंदा जानता है। अब इनका इलाज क्या है, या इनका सोल्यूशन क्या है, या इनके लिए किया क्या जा सकता है। अगर मेरे पास आता है कोई और आगे कहता है कि जी मैं यहाँ पे स्टूडेंट आया था, मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और मेरा कॉलेज मैंने दोबारा फीसें पे की थी, मेरा कॉलेज फिर रजिस्टर से हट गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्या ऑप्शन दे सकता हूँ। एक जो बंदा यहाँ पे स्टूडेंट है, कॉलेज से वो निकल चुका है, या कॉलेज रजिस्टर से हट चुका है, या कॉलेज बंद हो चुका है, अब उसके पास लेटर भी आ गया, 60 डेज़ का टाइम है। अब वो 60 डेज़ के अंदर क्या चीज़ कर सकता है। या वो कोई असाइलम कर सकता है, या वो जाके कोई ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाल सकता है, या वो जाके किसी के पीछे भागेगा शादी करने के लिए, और तो उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास ऑप्शन नज़र आता है। हाँ, अगर उसने कोई डिग्री पहले यूके में की हुई है तो वो वहाँ पे उस डिग्री की वजह से एक फ़ायदा उठा सकता है वर्क परमिट्स के लिए जाने के लिए, लेकिन उसके लिए भी एक स्किल ज़रूरी है, एम्प्लॉयर होना ज़रूरी है। अगर वो आपके पास है तो ठीक है, वो एक ऑप्शन बन सकता है, अदरवाइज़ वो भी मुश्किल आती है। फिर बात आती है उन लोगों की कि जी एंटरप्रेन्योर की तरफ चले जाएं। आप स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर पे स्विच कर नहीं सकते। सो वो जो 60 डेज़ का आपको टाइम मिला हुआ है, वो टाइम आपको बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके एंड पे आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन डालनी है। अब आमतौर पे क्या होता है, एप्लीकेशन कौन सी डाली जा रही है, ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली जा रही है। अब एक बंदे को 4 साल हुए यहाँ पे, उसको ह्यूमन राइट्स में क्या मिलेगा। लेकिन कुछ वकील हजरात हैं, वो बड़े एक वसूख के साथ उसको कहते हैं हम आपको स्टेटस लेके देंगे गारंटीड। वो जो गारंटीड वाला लफ्ज़ है ना, वो तो मुझे नीचे से ऊपर तक आग लगा देता है, क्योंकि अगर फैसला मैंने अपने हाथ से नहीं बैठ के लिखना, तो मैं गारंटी कैसे कर सकता हूं कि आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। और फिर दूसरा सवाल जो मैं पूछता हूं अक्सर लोगों से, जब मुझे कोई आके बताता है कि जी गारंटीड काम होता है, या किसी ने कहा गारंटीड होगा, तो मैं आगे से पूछता हूं कि अगर कल को ये काम नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप। तो फिर शक्ल देखने वाली होती,
इससे पहले सोचा भी नहीं होता कि जी गारंटीड के लफ्ज को सुन के आप किसी को जाके 5-7 हजार पाउंड पकड़ा देते हैं कि जी कोई पुट्ठा सीधा काम मेरे लिए कर दो, गारंटीड कराओगे तो बस ठीक है। यहां तक ये नहीं सोचा होता कि अगर कल को वो नहीं करता काम या वो पैसे लेके भाग जाता है तो आप क्या बिगाड़ेंगे उसका? क्या उसने वो जो 2 नंबर काम आपका करने के लिए पैसे आपसे लिए हैं, क्या उसी को रसीद मिली है आपको? क्या आप पुलिस में जाके कह सकते हैं कि जी मैंने किसी को 2 नंबर काम करने के लिए इलीगल पैसे दिए हैं? नो। सो ये सारी वो चीजें हैं कि जो पहले से सोचनी चाहिए। इनके लिए मैंने जो ऑप्शन हमेशा रिफर भी किया है, मैं लोगों को बताता भी हूं, वो क्या चीजें हैं। या तो आप वापस अपने कंट्री में चले जाइए और वहां से दोबारा कहीं और निकलने की बात करें अगर आपको इमिग्रेशन करनी ही है। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने यहीं पे इसके इर्द गिर्द ही रहना है तो कहीं यूरोप में ऑप्शंस देख लीजिए, क्योंकि यूरोप में भी ऑप्शंस ये निकलते हैं। अब यूरोप में क्या फायदा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हाँ मैंने एक चीज को समझने की कोशिश की और मैं उसमें सही निकला। आज से 7-8 साल पहले पोलिश एक जो कम्युनिटी थी उसको एक मजाक किया जाता था कि जी ये वो ईस्टर्न यूरोपियंस हैं, भूखे नंगे टाइप हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना जॉब्स हैं ना कुछ है, ये सारे के सारे भूखे नंगे यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आके हर तरह का काम करने को तैयार हैं। बिल्डिंग वर्क वो कर रहे हैं, सड़कों पे वो काम कर रहे हैं, काउंसिल्स में वो काम कर रहे हैं, हर जगह काम करने को तैयार है। और मैं जब लोगों को बताता था कि जी आप पोलैंड के बारे में सोच सकते हैं कि अगर वहां पे जाया जाए, तो लोग कहते हैं जी पोलैंड किसने देखा, किसने सुना, वहां के लोग तो सारे यहां आ रहे। अब पोलैंड की क्या हालात है? अब पोलैंड इस वक्त जो यूरोप के अंदर इकोनॉमी सबसे बेहतरीन काम कर रही हैं, पोलैंड उनमें से एक है। बाकी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से आगे पोलैंड के लोग यहां पर आए, उन्होंने आके मेहनत की, वापस पैसा भेजा, अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहां पे की, अपनी कंट्री को बेहतर बनाया। और अब देखें कितने पाकिस्तानी, कितने इंडियन वहां पे रह रहे हैं। वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि जी पोलैंड का तो कभी सुना ही नहीं, अब देखो कितने लोग वहां पे जाके रह रहे हैं। अब किसी को कह के देखो कि जी पोलैंड जाना है आपने, हाँ जी कितना कितना खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, ये कैसे वो कैसे, सारा कुछ फॉरेन इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब उनको पता है किसी के बारे में कि जो पोलैंड गया। अब यही चीज मैं कहता हूं, यही चीज रोमानिया के ऊपर होगी, यही चीज बल्गेरिया के ऊपर होगी, बिकॉज ये वो कंट्रीज हैं जहां के लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कश हैं। वो लोग आते हैं यहाँ पे, वो आके हर तरह के काम करते हैं और इसलिए करते हैं कि वो अपनी कंट्री में जाके अपने हालात को बेहतर कर सके, जिस तरह हम सब लोग अपने अपने मुल्कों से निकले। सो इनको देख के मजाक करना अच्छा नहीं है, बल्कि सीरियसली सोचना ज्यादा बेहतर है कि अगर वाकई आप जल्दी जाके इस कंट्री में अपनी जगह ले लें। वही बात है, एक सिनेमा में आपने फिल्म देखने जाना है, अगर फ्री सीटिंग है तो आप पहले जाके सबसे जल्द पहुंच के अच्छी सीट लेना चाहेंगे ना। ये उस तरह की बात है कि इस कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होनी है और फ्री सीटिंग है हर एक के लिए। जो बंदा पहले इस वक्त जाके अपनी जगह खुद लेके बैठ जाता है, अगले 5-7 साल में, 8 साल में कहां से कहां पहुंचा होगा। इमिग्रेशन स्टेटस भी होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होगी और फाइनेंशियल बेटरमेंट भी होगी, जिस तरह से पोलैंड में लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप कोई जानते हैं ऐसी स्टोरीज तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों को पता करने में। अब मेरा ख्याल है नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, सीधा अपना सवाल जवाब लेने शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, मुझे अपने सवाल पूछने से पहले मुझे कोमल के बारे में बहुत अफसोस हुआ सुन के कि उनकी डेथ हो गई है। मैं लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी तकरीबन मेरा ख्याल है डेथ से महीना पहले जी। तो मुझे बहुत अफसोस है। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। कोमल मलिक हमारे ऑफिस का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थी और बहुत जल्दी चलेगी, बहुत जल्दी चलेगी और बिल्कुल मुझे बहुत यकीन नहीं आता। जी अब आप बताइए। अब मेरा सवाल ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कॉल की थी ना, हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन की थी 2012 में। मेरे बच्चों को उस वक्त इधर 7 साल हुए थे और फिर 1 साल चलने के बाद इन्होंने हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी और फिर उसके बाद जैसे कंसर्न ऑर्डर होता है कि हम 3 महीने तक जवाब देंगे, तब वो किया उन्होंने। फिर उसके बाद 7 महीने 8 महीने लगा कि मैंने अगर एमपी का लेटर उनको भेजा तो फिर एडिशनल ग्राउंड्स इन्होंने मांगे लास्ट 27 नवंबर 2014 को जी। और फिर उसके बाद उन्होंने आखिर में 23 दिसंबर को रिफ्यूज करके और अपील राइट दिया सिर्फ।
और मुझे ये पूछना है क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा कि आपके बच्चा जब आया था यहाँ 5 साल की उम्र था मेरे उस बेटे की उम्र, और अभी 14 साल है, जबकि वो 4 साल की उम्र से इधर आया था और अभी 14 साल है। अब आप मुझे दूसरा बताइए बेटा आपका मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल पूछने का है कि इन्होंने अपील में हमें वो दिया, तो अपील हेयरिंग का टाइम कितना लगता है, हमें कोई स्टेटस मिलने का चांस है कि नहीं? क्योंकि ओके मेरे हस्बैंड को भी 12 साल इधर हो गए और मुझे और मेरे बेटे को 9 साल इधर हो गए, जिसके बिहाफ मैंने केस डाला, और छोटा ओके, मेरा 6.5 साल का। चलिए मैं बताता हूँ, आप सुन लीजिए। आपका जो सीधा सीधा जवाब है वो तो ये है कि आपने मुश्किल वक्त सारा गुजार लिया है। आपने जो सारी वो अपनी पी काटनी थी वो आपने सब कुछ कर लिया है। जितना आपने टॉर्चर सहना था, जितना आपने वो जो डिफ़िकल्टी सहनी थी, वो आपका टाइम अब पूरा हो चुका होना चाहिए। आपको 9 साल यहाँ पर हो गए बच्चे के साथ। बच्चा आपका था 4-5 साल का जब वो यहाँ पर आया, और अब उसने जितना टाइम यहाँ पे गुजारा है वो सारा उसने एक होश का टाइम गुजारा है। सो ये आपके केस में बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जाता है। अपील का राइट आपको मिल गया है, कोर्ट में अब आपने जाना है इमिग्रेशन जज के सामने। ये अब वो वाला मौका है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को तैयार करना है। प्लीज यहां पे कुछ लूज मत कीजिएगा। आज ही मेरे पास 2 लोग ऐसे आए, डिटर्मिनेशंस लेकर आए रिफ्यूज होने के बाद। मैं कहता हूं मेरे पास आने तो तब लेकर आए जब आपने अभी उसको पिटवा के कोर्ट से निकलवा नहीं दिया। कोर्ट में जाने से पहले मेरे पास आए ताकि मैं कुछ आपको हेल्प कर सकूं उसके अंदर। वो उसी तरह से मैं आपको आपकी केस का कहूंगा। आपको अभी अपील का राइट मिला है, अभी आपने अपील फाइल की होगी। टाइम जो मिलने की बात है कि टाइम कितना लगेगा, कोर्ट हेयरिंग में 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, बट जनरली आप 3 से 6 महीने का पूरा प्रोसेस अपने दिमाग में रखिए कि आपका अपील का प्रोसेस टोटल 3 to 6 मंथ्स चल सकता है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या चीज़ है कि आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है। इस केस में आपको क्या क्या चाहिए, आपके बच्चों की तरफ से क्या क्या होना चाहिए, आपके अपनी तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे आपका केस अब डिपेंड करता है। इमिग्रेशन लॉ अब बहुत सेंसिटिव हो चुका है। सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि पहले जो चीज़ें होती थी कि जी आप कोई एक बात कर रहे हैं कि जी मैं इलीगल हो गया, लेकिन देखो मैं टैक्स पे करता रहा, मैं काम कर रहा था, लेकिन देखो मैं PAYE पे करता रहा, तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाती थी। अब वो जो बातें करते हैं अब वो ये कि जी आपने क्या हमारे लॉज को आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी, बस जी रिफ्यूज कर। ये सेंसिटिविटी आ गई अब इमिग्रेशन लॉज में। सो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी की जाती है। आपकी प्रेपरेशन आपका 90% काम है। जो बैरिस्टर आपका कोर्ट में जाता है या जो रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जाता है उसका कोई 10% काम है आगे। बाकी मेन आपका जो है सब कुछ आपकी प्रेपरेशन में है। अपनी प्रेपरेशन अच्छी कीजिएगा, अपने वकील को सही तरह से समझ के और उसको एक तरह से आप डिमांड कीजिएगा कि आपको बताया जाए कि आपके केस में क्या चीज़ हो रही है। ये नहीं करनी कि जी मैं तो वकील पे छोड़ दिया था, मुझे तो पता नहीं था, फिर कल को क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता चला, ऐसा नहीं करना। सो उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत अच्छा जवाब मिलेगा और आप फिर हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बुखारी भाई। जी वालेकुम। अच्छा बुखारी भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है, प्लीज। लंबा तो बिल्कुल भी नहीं करना, आप उसको शॉर्ट करके मुझे मोटी बात बताइए। अच्छा मैं आपको मोटी बात बताता हूँ। अच्छा भाई, मुझे आए हुए तकरीबन इधर 8 साल हो गए हैं। मैं एज अ विजिटर आया था, वापस नहीं मैं गया। और 1 साल पहले मैंने शादी की है पोलिश लड़की के साथ, ठीक है, इस्लामी शादी की है। ठीक। और मैंने इंग्लिश जो है ना वो रजिस्टर नहीं करवाई क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ लिया था और रिफ्यूज कर दिया था मेरा ड्यूरेबल रिलेशन, क्योंकि मेरा वो केस भी चाह रहा था, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और कोर्ट के अंदर गया और उधर से भी उन्होंने फर्स्ट टायर में उन्होंने रिफ्यूज किया और सेकंड टायर परमिशन के लिए मांगा, वो भी रिफ्यूज कर दिया। अभी मुझे आज उन्होंने एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा है, मैंने क्योंकि डायरेक्ट किया अभी सेकंड टायर जो दूसरा अपर ट्रिब्यूनल है। और मुझे ये पूछना है कि अगर वो रिफ्यूज करते हैं, क्योंकि मैं साइन पे भी जा रहा हूँ, अगर वो रिफ्यूज करते हैं मुझे वो क्या बैठा लेंगे, मुझे कोई अपील का राइट नहीं आगे देंगे, या मैं आगे फ्रेश क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक हमारा कोई बेबी भी नहीं है। और उन्होंने मेरी वाइफ को भी वो एक नोटिस दिया हुआ कि तुम्हें ये मुल्क छोड़ दो। कि हमारा 2-3 सवाल गलत हो गए थे बस, और इतना बड़ा हमारे पास एवरी प्रूफ है, एवरीथिंग है, बस पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे। चलें मैं बताता हूँ जी जो कुछ मैं आपको इसमें कह सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका कोर्ट का मामला इस वक्त ख़त्म हो चुका है, यानी आपकी अपील सुनी जा चुकी है, जहाँ पे जज ने आपके केस के ऊपर फैसला कर दिया है।
अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2-3 सवाल गलत हुए थे, पहले आपके सवाल गलत हुए होंगे इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के सामने, यानी इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने। उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज़ किया, फिर आप अपील में गए, अपील में जाके फिर जज के सामने आपके सवाल जवाब हुए होंगे, वहाँ पे भी आप जज को कन्विंस नहीं कर सके जो आपका रिलेशनशिप के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, तब जाके जज ने आपको रिफ्यूज़ किया और अब आपको परमिशन भी रिफ्यूज़ हो गई। अब इसमें केस में देखना ये है कि आपको उन्होंने किन पॉइंट्स के ऊपर रिफ्यूज़ किया। क्या वो आपकी शादी नहीं मानते, क्या वो आपके रिलेशनशिप को जेन्युइन नहीं मानते, या वो ये कहते हैं कि जी आपकी वाइफ क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, कि वो काम नहीं कर रही थी या वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। अब ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है, क्योंकि अगर तो वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रही थी और ये चीज़ जज कहता है कि जी मैं नहीं मानता कि आपका जो भी एविडेंस है उससे हम प्रूव कर सकते हैं क्या वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी, तो फिर तो आप आराम से बड़े खुशी खुशी एक नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके रिलेशनशिप को डाउट कर रहा है और कहता है कि जी मैं नहीं मानता कि रिलेशनशिप जेन्युइन है, तो फिर आपको और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज फिर आपको ये प्रूव करना है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है और ये भी बताना है कि क्यों आप पिछले जज के सामने उसको प्रूव नहीं कर सके। क्योंकि जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन डालेंगे, देवासीलन केस है जो कहता है कि वो पहले आपके पुराने डिसीजन को देखेंगे, जो उसके अंदर जज की फाइंडिंग्स हैं उसकी रोशनी में वो आगे फैसला करेंगे कि आपने अब जो एप्लीकेशन की है उसका फैसला कैसा होना चाहिए। सो ये आपके लिए एक मुश्किल आती है, बट डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रास्ते पे हम जा रहे हैं कि क्या आपकी क्रेडिबिलिटी शादी की फैक्ट ऑफ द मैरिज है, या क्रेडिबिलिटी को वो कह रहे हैं कि जी वो काम नहीं कर रही थी, ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। अगर तो वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं और आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं। जो आपने पूछा कि वो और अपील का राइट देंगे कि नहीं, पकड़ लेंगे, निकाल देंगे, भाई अगर आपको उन्होंने पकड़ा शादी करते हुए और कहा कि ये शैम मैरिज है, फिर उन्होंने आपको इंटरव्यू किया और रिफ्यूज़ किया, फिर उन्होंने आपको अपील का राइट दिया और वहाँ पर भी आप डिसमिस हो गए, अपील के राइट्स तो आपको मिल गए ना फिर। और अगर वो आपका कुछ भी नहीं मानते और कहते हैं कि नहीं जी आप हर चीज़ में फेल हो जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो आपको निकालना चाहेंगे यहाँ से। सो करने की बात जो है आपकी तरफ से वो ये है कि नंबर 1 सारा अपना एविडेंस बिल्कुल ठीक करें, ताकि आप उनको ये कह सकें कि जी बात ये नहीं है कि मेरी शादी जेन्युइन नहीं है, बात सिर्फ ये है कि मैं प्रॉपर एविडेंस लगा के प्रूव नहीं कर सका, इसलिए अब मैं नए सिरे से एविडेंस लगा के नई एप्लीकेशन करना चाहता हूँ। सो वो नई एप्लीकेशन करने से आपको रोका नहीं जा सकता, बिकॉज यूरोपियन रेगुलेशंस में है आप जब भी चाहे नई एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेरा आपको जो एक सिंसियर मशवरा होगा इसमें वो यही है कि अपना केस किसी और के साथ डिस्कस कीजिए, अपने वकील के साथ नहीं, शायद वो उसको एक ही नज़र से देख रहे हों, लेकिन किसी और के साथ डिस्कस कीजिए और उसके बाद फैसला करें कि आपने नई एप्लीकेशन करनी है या कुछ और रास्ता इख्तियार करना है। बिकॉज आप याद रखें, जब यूरोपियन नेशनल से आपकी शादी होती है, और बाय द वे शादी करने का मतलब निकाह खाली नहीं चलेगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हो सकता है आपके लिए ये भी एक प्रॉब्लम आ रही हो कि आपने टाइम कितना गुजारा है इकट्ठे। सो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए फैसला करना है। लेकिन अगर ये बात आती है कि जी रिलेशनशिप जेन्युइन है, सब कुछ ठीक है, एक यूरोपियन नेशनल के साथ जब आप रहते हैं तो आप कहीं पर भी यूरोप में जाके वहाँ पर भी आपका काम हो सकता है। सोचने वाली बात है, सिर्फ यूके ही नहीं है, बाकी भी बहुत बड़ी दुनिया है। नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में।